गुड मॉर्निंग दोस्तों, हमारे जीके गुरु टिप्स चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए चतुश्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा जो राजस्थान की सबसे बड़ी भर्ती परीक्षा है, जिसके लिए हम विज्ञान के महत्वपूर्ण टॉपिक धातु, अधातु एवं प्रमुख यौगिक टॉपिक दे रखा है। जो राजस्थान की अब तक की परीक्षाएं हुई हैं उनमें पूछी गए टॉप पीवाईक्यूज लेके आए हैं। इनमें से आपको परीक्षा में हुबहू छपने वाले प्रश्न हम लेके आए हैं। इस वीडियो को आप देखना, आपको बिल्कुल 5 प्रश्न पक्के मिलेंगे आपको इन वीडियो से। हमने धातु एवं अधातु प्रमुख यौगिक है, इस टॉपिक की पहली क्लास कराती है। आज दूसरी क्लास है जिसमें हम महत्वपूर्ण टॉप पीवाईक्यूज लेके आए हैं। जो आरएसएम, एसएसबी और आरपीएससी है, जो बार बार पूछे जाते हैं प्रश्न, उन्हीं को हम लेके आए हैं, जो आपकी सफलता के लिए मूल मंत्र साबित होंगे। आपके एग्जाम में हुबहू छपने वाले क्वेश्चन है। आपको इसी प्रकार के प्रश्न मिलेंगे। आपके 5 नंबर पक्के करा दूंगा मैं। आप वीडियो को एंड तक देखें और वीडियो को पूरा देखें और वीडियो को लाइक जरूर करें। दोस्तों, जो भाई हमारे जीके गुरु टिप्स चैनल के साथ नए जुड़े हैं उनसे प्लीज रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर भी करें, जिससे क्या है आपके मित्र हैं, मिलने वाले हैं, दोस्त हैं, भाई बहन हैं, जो भी आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए महत्वपूर्ण वीडियो लेके आए हैं हम। और जो स्पेशल फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहा है, पॉलिटिकल साइंस का विद्यार्थी है, उसके लिए हमने टॉप पीवाईक्यूज, टॉपिक वाइज पीवाईक्यूज प्लेलिस्ट के हिसाब से डाल रखी है। हमने टॉपिक वाइज प्लेलिस्ट डाल रखी है, आप फर्स्ट ग्रेड के हिसाब से देख सकते हैं और सेकंड ग्रेड के हमने प्रीवियस ईयर पेपर भी डाल रखे हैं। तो आप जिस भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसको देख सकते हैं। आज हम चतुश्रेणी कर्मचारी की दूसरी क्लास है, विज्ञान की धातु एवं अधातु प्रमुख यौगिक। टॉप 5 प्रश्न आपके पक्के करने वाले हैं हम। वीडियो को एंड तक देखें। जो भाई हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ना चाहते हैं वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिस पर आपको इस वीडियो की पीडीएफ, उस पीडीएफ से भी आप पढ़ सकते हैं। और भी महत्वपूर्ण पीडीएफ में जानकारियां हैं वो आपको टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेंगी। क्लास को शुरू करते हैं। क्लास का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। दोस्तों, पहला प्रश्न आ गया। दोस्तों, उत्तम श्रेणी का कोयला है, ये सीईटी परीक्षा 2023 में आया था फर्स्ट शिफ्ट में। उत्तम श्रेणी का कोयला है एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, पीट पूछा गया है। दोस्तों, तो सबसे उत्तम श्रेणी का कोयला होता है वो होता है आपका एंथ्रेसाइट कोयला होता है। कौन सा होता है? एंथ्रेसाइट कोयला होता है, सबसे उत्तम श्रेणी का कोयला होता है। ऑप्शन 1 आपका सही जवाब हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज लेके आए हैं दोस्तों। कोयले के सबसे उत्तम श्रेणी का कोयला होता है वो आपका एंथ्रेसाइट होता है। और इस प्रश्न की व्याख्या भी देख सकते हैं आप, व्याख्या दे रखी है आपके लिए। कोयले की गुणवत्ता का निर्धारण उसमें निहित कार्बन के अनुपात पर निर्भर करता है। कोयले की गुणवत्ता का निर्धारण किसके अनुपात पर किया जाता है? कार्बन की अनुपात के आधार पर किया जाता है। भूगर्भ में दबी वनस्पति दबाव एवं ताप के कारण सबसे पहले पीट कोयले का निर्माण हुआ था। सबसे पहले कोयले का निर्माण हुआ था वो किसका हुआ था? पीट कोयला, जिसमें 40% से कम क्या होता है? कार्बन होता है। सबसे निम्न श्रेणी का कोयला होता है ये। उसके उपरांत लिग्नाइट कोयला प्राप्त हुआ था, जिसमें 40 से 55% तक क्या होता है? कार्बन होता है। उसके बाद बिटुमिन, उसके बाद सर्वोच्च कोटि के कोयले एंथ्रेसाइट 90 से 95 तक का कार्बन मात्रा पाई जाती है। 89 से 95 दे रखी है इसमें, तो इसका निर्माण हुआ था। लिग्नाइट को भूरा कोयला भी कहते हैं। जो भूरा कोयला होता है उसको क्या कहते हैं? लिग्नाइट कहते हैं। लिग्नाइट को भूरा कोयला कहते हैं। सबसे उत्तम श्रेणी का कोयला होता है वो आपका एंथ्रेसाइट होता है, और सबसे निम्न श्रेणी का कोयला होता है वो आपका पीट होता है। तो इसमें आपका ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, वो आपका एंथ्रेसाइट दे रखा है। आपका अगला सवाल है, तांबा या कॉपर का रासायनिक प्रतीक क्या होता है?
ये जेल प्रहरी परीक्षा 2018 में सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था। कॉपर, सीपी, सीयू, सीआर, सीयू। तो कॉपर का रासायनिक प्रतीक होता है सीयू होता है। क्या होता है? सीयू होता है। कॉपर का रासायनिक प्रतीक, तांबे का रासायनिक प्रतीक क्या होता है? सीयू होता है। ऑप्शन 2 आपका सही जवाब हो जाएगा। व्याख्या भी दे सकते हैं। यदि कॉपर को कुछ समय तक नम हवा में छोड़ देते हैं, नमी की हवा में छोड़ देते हैं, उसके ऊपरी परत के ऑक्सीकरण के फलस्वरूप उस पर हरे रंग की कॉपर की कार्बोनेट की परत बन जाती है। उस पर हरे रंग की परत बन जाती है। अगर हम उसको कॉपर को तांबे नमी की उपस्थिति में छोड़ देते हैं तो हरे रंग की परत जम जाती है। सामान्यतः हरे रंग का पदार्थ CuOH2 का होल ट्वाइस और CuCO3 का होल थ्राइस होता है, जिसका अनुपात 1:1 मिश्रण होता है, जिससे क्या है उस पर हरे रंग की परत छड़ जाती है तांबे पर। जिन भाइयों ने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया उनसे प्लीज रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक जरूर करें। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा कठोर धातु है? सोना, लोहा, प्लेटिनम, टंगस्टन। तो सबसे कठोर धातु होता है वो आपका ऑप्शन हिसाब से इसमें टंगस्टन होगा आपका सही जवाब। सबसे कठोर धातु क्या होता है? टंगस्टन होता है। आपका सही जवाब हो जाएगा। फ्रेडरिक मोह ने पदार्थों की कठोरता निर्धारित करने के लिए एक पैमाना बनाया जिसे मोह स्केल कहा जाता है। पदार्थों की कठोरता मापने के लिए जो पैमाना बनाया था उसको क्या कहा जाता है दोस्तों? मोह स्केल कहा जाता है। तो देखते हैं किस पदार्थ की कितनी कठोरता होती है। सोना होता है सबसे नरम होता है, कठोर नहीं होता है। इसमें 2.5 से 3 तक कठोरता पाई जाती है। लोहा में 4, प्लेटिनम, टंगस्टन और सबसे अधिक कठोर होता है वो आपका हीरा होता है, जिसमें कठोरता 10% तक होती है। आपका अगला सवाल है, समुद्र के पानी से कौन सी धातु निकाली जाती है? पोटेशियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, बेरिलियम। तो समुद्र के पानी से जो धातु निकाली जाती है वो आपकी मैग्नीशियम निकाली जाती है। क्या निकाली जाती है? मैग्नीशियम समुद्र के पानी से निकाली जाती है। मैग्नीशियम को डॉप विधि द्वारा समुद्र के पानी से निकाला जाता है। डॉप विधि होती है मैग्नीशियम निकालने की, जिससे समुद्र के पानी से निकाला जाता है मैग्नीशियम को। ऑप्शन 2 आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, उच्च तापमान की सहायता के लिए अंतरिक्ष यान में निम्न में से किस धातु का प्रयोग किया जाता है? Fe, Ti, Ni, Pv। फेरम, टाइटेनियम, निकेल और लेड। तो इसमें से उच्च तापमान की सहायता के लिए अंतरिक्ष यान में जो धातु प्रयोग की जाती है वो आपकी टाइटेनियम प्रयोग की जाती है। Ti प्रतीक होता है टाइटेनियम का Ti। तो ऑप्शन 2 आपका सही जवाब हो जाएगा। टाइटेनियम धातु अधिक मजबूत एवं उच्च गलनांक, संचारण, प्रतिरोधक और उसका घनत्व कम होने के कारण अंतरिक्ष यान के निर्माण में प्रयोग की जाती है। जिन भाइयों ने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया उनसे प्लीज रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक जरूर करें। अगला सवाल है आपका, निम्नलिखित में से वह धातु कौन सी है जो पानी को अत्यधिक प्रदूषित करती है? आर्सेनिक, सीसा, पोटेशियम, मैग्नीशियम। तो पानी को अत्यधिक प्रदूषित करती है वो आपकी आर्सेनिक धातु होती है। कौन सी धातु होती है? आर्सेनिक पानी को सर्वाधिक प्रदूषित करती है, दूषित बनाती है। ऑप्शन 1 आपका सही जवाब हो जाएगा। व्याख्या भी दे सकते हैं दोस्तों। यौगिक अवस्था में आर्सेनिक पृथ्वी पर अनेक स्थानों पर पाया जाता है। जल के अत्यधिक प्रदूषण के लिए आर्सेनिक का ही उपयोग किया जाता है। आर्सेनिक ही उत्तरदायी होता है अत्यधिक प्रदूषण के लिए। अगला सवाल है आपका, फोटोग्राफिक फिल्म पर सुग्राही पायस इमल्सन तैयार करने में निम्नलिखित में से किस हैलाइड का प्रयोग किया जाता है? जो इमल्सन तैयार करने में जिस हैलाइड का प्रयोग किया जाता है वो आपका होता है सिल्वर ब्रोमाइड होता है। फोटोग्राफिक फिल्म बनाने के लिए जो इमल्सन होता है वो आपका सिल्वर ब्रोमाइड होता है। ऑप्शन 2 आपका सही जवाब हो जाएगा। व्याख्या भी दे सकते हैं इसकी दोस्तों। फोटोग्राफी फिल्म
परसोग्राही या पायस इमल्सन तैयार करने के लिए सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि वे हाइपो सॉल्यूशन में विलय होती है, जिससे फिल्म पारदर्शी हो जाती है। अगला सवाल है आपका, चूहों के विष का रासायनिक नाम क्या होता है? जिंक ऑक्साइड, पोटेशियम साइनाइड, लेड नाइट्रेट, जिंक फास्फेट। तो चूहों के विष का रासायनिक नाम होता है आपका जिंक फॉस्फाइड होता है। जिंक फॉस्फाइड होता है चूहों के विष का रासायनिक नाम होता है जिंक फॉस्फाइड। ऑप्शन 4 आपका सही जवाब हो जाएगा। जिन भाइयों ने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है उनसे प्लीज रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक जरूर करें। चूहों को विष का रासायनिक नाम जिंक फॉस्फाइड होता है। जिंक फॉस्फाइड होता है। इसे चूहों के खाद्य पदार्थ में मिलाकर देने से इसमें उपस्थित फॉस्फेट चूहों के पाचन तंत्र में उपस्थित अम्ल से क्रिया करके जहरीली फॉस्फीन गैस उत्पन्न कर देता है, जिससे क्या चूहों की मृत्यु हो जाती है। अगला सवाल है आपका, निम्न में से अधिक विद्युत चालकता वाली धातु है? तांबा, एल्युमिनियम, चांदी, सीसा। तो सबसे अधिक विद्युत चालकता पाई जाती है वो आपकी सबसे अधिक तांबे में पाई जाती, चांदी में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है? विद्युत चालकता चांदी में पाई जाती है। ऑप्शन 3 आपका सही जवाब हो जाएगा। सबसे अधिक विद्युत चालकता होती है चांदी में, उसके बाद तांबे में, उसके बाद एल्युमिनियम में, फिर इस्पात में होती है। तो इस प्रकार चालकता होती है, विद्युत चालकता सबसे अधिक होती है वो आपकी चांदी में होती है। ऑप्शन 3 आपका इसमें सही जवाब हो जाएगा। मुद्रा धातुओं की वैद्युत चालकता धातु से सबसे उच्च होती है। सिल्वर, चांदी की वैद्युत चालकता और ऊष्मा चालकता तत्वों सबसे उच्च है। विद्युत चालकता का क्रम इस प्रकार होता है, चांदी, तांबा, एल्युमिनियम, इस्पात, इस प्रकार होता है। अगला सवाल है आपका, यदि किसी व्यक्ति को बंदूक की गोली लगने पर उसके शरीर से सभी गोलियां नहीं निकाली जाती तो निम्नलिखित में से किसके कारण उसके शरीर में जहर फैल जाएगा? पारा, सीसा, लोहा, आर्सेनिक। तो जो बंदूक की गोली होती हैं उनमें सीसा मिलाया जाता है, तो शीशे की उपस्थिति के कारण हमारे शरीर में क्या फैल जाता है? जहर फैल जाता है। अगर हम उसकी सारी गोलियों को नहीं निकालेंगे तो बिल्कुल भी छोड़ दी ना, बिल्कुल भी थोड़ी बहुत भी, उससे भी आपके शरीर में जहर फैल जाता है, जिससे मृत्यु हो जाती है आदमी की। तो इसीलिए बंदूक की गोली में जो शीशा मिलाया जाता है वो होता है ऑप्शन 2 आपका सही जवाब हो जाएगा। व्याख्या भी दे रखी है दोस्तों कि यदि किसी व्यक्ति को बंदूक की गोली लगने पर उसे शरीर से सभी गोलियां नहीं निकाली जाती हैं तो शीशे की उपस्थिति के कारण शरीर में जहर फैल जाता है। अगला सवाल है आपका, कौन सी लौह अयस्क की किस्म है? गैलेना, बिटुमिनस, हेमेटाइट, एंथ्रेसाइट। तो लौह अयस्क की किस्म हमने कल भी बताई थी, तो हेमेटाइट है। क्या है? हेमेटाइट। ऑप्शन 3 आपका सही जवाब हो जाएगा, हेमेटाइट। लौह अयस्क की किस्म होती हैं वो आपकी हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट और सिडाराइट। ये आपकी लौह अयस्क के लोह के अयस्क होते हैं। लोह के अयस्क होते हैं वो हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट, सिडाराइट, क्रम से होते हैं दोस्तों। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा धातु सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील है? मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, फेरस, कॉपर। तो सबसे अधिक क्रियाशील धातु होता है वो आपका मैग्नीशियम होता है। कौन सा होता है? इन ऑप्शनों के हिसाब से मैग्नीशियम आंसर सही है आपका, लेकिन सबसे अधिक क्रियाशील धातु होता है वो आपका पोटेशियम होता है। कौन सा होता है? पोटेशियम होता है, जिसका प्रतीक क्या होता है? के होता है। तो पोटेशियम सबसे अधिक क्रियाशील धातु होता है। उसके बाद सबसे अधिक क्रियाशील होगा सोडियम होगा, फिर कैल्शियम होगा, जब मैग्नीशियम आएगा 4 नंबर पर। लेकिन इसमें दे नहीं रखे थे ऑप्शन, तो सबसे अधिक क्रियाशील होगा इन ऑप्शनों के हिसाब से, तो ऑप्शन 1 आपका सही जवाब हो जाएगा इसमें। वैसे सबसे अधिक क्रियाशील होता है वो आपका पोटेशियम होता है। आपकी सारणी भी दे रखी होगी, सारणी भी दे रखी है, सबसे अधिक क्रियाशील धातुओं का क्रम दे रखा है दोस्तों। तो सबसे अधिक क्रियाशील धातु होती है वो आपकी पोटेशियम होती है, फिर सोडियम होती है, फिर कैल्शियम होती है, मैग्नीशियम होती है, एल्युमिनियम होती है, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, सोना। सोना होती है सबसे कम अभिक्रियाशील धातु होती है। सोना होता है वो सबसे कम अभिक्रियाशील धातु होता है सोना। सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु पोटेशियम होती है। सोना को और हम कहते हैं EU, इसका प्रतीक होता है।
तो इनके प्रतीक भी याद कर लेना, सबके प्रतीक। जेडन जिंक होता है, लेड पीबी होता है, कॉपर सीयू होता है, सिल्वर एजी होता है, मरकरी एचजी होता है, हाइड्रोजन एच होता है, आयरन एफई होता है, एल्युमिनियम एल होता है, कैल्शियम सी होता है, सोडियम Na होता है और पोटेशियम के होता है। ये सभी इनके प्रतीक दे रखे हैं। तो सबसे अधिक अभिक्रियाशील पोटेशियम, सबसे कम अभिक्रियाशील गोल्ड, सोना। आपका अगला सवाल है, धातुओं को उनकी अभिक्रिया के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। जस्ता, कैल्शियम, कॉपर, पोटेशियम, सीसा। तो अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है दोस्तों, सबसे ज्यादा किससे कम की हो। तो पोटेशियम होता है, हमने बताया था अभी सारणी में कि पोटेशियम होता है सबसे अधिक अभिक्रियाशील होता है, तो 4 नंबर पहले पाएगा। 4 सब में दे रखा है, इसमें इसमें इसमें, तो ये वाला ऑप्शन तो गलत ही हो जाएगा, इसमें नहीं दे रखा है। उसके बाद पोटेशियम के बाद क्या आता है, सोडियम आता है, सोडियम नहीं है। सोडियम के बाद कैल्शियम आता है 2 पे, तो 4 2, फिर 2 आएगा 2, 4 के बाद 2, ये खत्म हो गया। 4 बाद 2, 2 इसमें दे रखे हैं। उसके बाद जस्ता जिंक आता है, फिर उसके बाद जस्ता जिंक आता है, फिर उसके बाद सीसा, फिर कॉपर, लेड। तो ऑप्शन 4 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, पेयजल में तांबे की निर्धारित अधिकतम सांद्रता है, वो कितनी होती है पेयजल में। जो पीने का पानी होता है उसमें तांबे की निर्धारित सांद्रता होती है, वो अधिकतम कितनी हो सकती है। तो वो निर्धारित सांद्रता होती है अधिकतम 3 ppm से अधिक नहीं हो सकती है। ऑप्शन 4 आपका सही जवाब हो जाएगा। पीने के पानी में निर्धारित तांबे की अधिक सांद्रता 3 ppm होती है। इस सांद्रता से ऊपर पानी विषैला हो जाता है, अगर इससे ज्यादा होगा तो क्या हो जाएगा, वो पानी विषैला हो जाएगा। व्याख्या भी दे रखी दोस्तों। अगला सवाल है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा अधात्विक गुण प्रदर्शित करता है। Al, एल्युमिनियम, बेरियम, ग्रेएसन, MO। तो अधात्विक गुण प्रदर्शित करता है, वो आपका अधात्विक गुण प्रदर्शित करता है ग्रेस एसन। ऑप्शन 3 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, चांदी के बर्तन हवा में कुछ दिन खुले रखने से क्या बनने के कारण काले हो जाते हैं। चांदी के बर्तन काले हो जाते हैं, हरे रंग की परत छिड़ जाती है, वो काले हो जाते हैं, वो आपके Ag2S के कारण अभिक्रिया करके काले हो जाते हैं। ऑप्शन 4 आपका सही जवाब हो जाएगा। व्याख्या भी देख सकते हैं कि जब चांदी की वस्तुओं को हवा में खुले सीधे संपर्क में आते हैं, हवा के खुले में, तो वस्तुओं की सतह पर सिल्वर ऑक्साइड Ag2S की एक परत बन जाती है, जिससे क्या है वो बर्तन काले पड़ जाते हैं, हरे रंग के हो जाते हैं, फिर काले पड़ जाते हैं। अगला सवाल है आपका, किस धातु का निष्कर्षण केवल विद्युत अपघटन के द्वारा किया जाता है। CET 2030 में आया था। Cu, Au, Ag, Au एल्युमिनियम। Cu कॉपर होता है, Ag चांदी होती है, और Au ओरम होता है, सोना होता है, एल्युमिनियम होता है Al, Ag सिल्वर होती है। तो इसमें जिस धातु का निष्कर्षण विद्युत अपघटन के द्वारा किया जाता है वो आपका एल्युमिनियम का किया जाता है। किसका किया जाता है, एल्युमिनियम। ऑप्शन 4 आपका सही जवाब हो जाएगा। एल्युमिनियम धातु का विद्युत अपघटन के द्वारा निष्कर्षण किया जाता है, निकाला जाता है एल्युमिनियम। एल्युमिनियम धातु केवल विद्युत अपघटन द्वारा निकाला जाता है। एल्युमिनियम को पिघला हुआ क्रायोलाइट के साथ मिश्रित एल्यूमिना के विद्युत अपघटन द्वारा निकाला जाता है। इस प्रक्रिया को हूप की प्रक्रिया के रूप में जाना जाता है। अगला सवाल है आपका, ताम्र संदूषण से बचाने के लिए पीतल के बर्तनों पर सामान्यतः किस धातु की परत चढ़ाई जाती है। रांगे, जस्ते, एल्युमिनियम, शीशे। तो पीतल के बर्तनों पर जो परत चढ़ाई जाती है वो रांगे की चढ़ाई जाती है, टिन की चढ़ाई जाती है। ऑप्शन 1 आपका सही जवाब हो जाएगा। पीतल एक मिश्र धातु होती है। पीतल क्या होती है, एक मिश्र धातु होती है। तांबा एवं जिंक से मिलकर के पीतल बनती है। 70% तांबा होता है, 30% जिंक होती है, जिससे पीतल एक मिश्र धातु बनती है। आगे व्याख्या भी दे रखी है दोस्तों कि पीतल एक मिश्र धातु है, यह तांबा और जिंक के मिश्रण से बनाई जाती है। पीतल
में 70% तांबा होता है, 30% जिंक होता है। पीतल के बर्तनों को संदूषण या कंटेमिनेशन से बचाने के लिए उन पर टिन धातु की क्या परत चढ़ाई जाती है? टिन एक रासायनिक तत्व है जिसे रांगा या बंग भी कहा जाता है। जिन भाइयों ने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया उनसे प्लीज रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक जरूर करें। अगला सवाल है आपका, पीतल एक मिश्र धातु है, अभी बताया था दोस्तों, कई परीक्षा में आया है ये क्वेश्चन। तो पीतल है वो आपकी तांबा और जिंक की मिश्र धातु, तांबा को कॉपर कहते हैं, कॉपर और जिंक, ऑप्शन ए का आपका सही जवाब हो जाएगा। कॉपर और जिंक की मिश्र धातु होती है। अगला सवाल है आपका, निम्नलिखित में ऐसे धातुओं में से कौन सी धातु तांबे की तुलना में अधिक अभिक्रियाशील होती है? प्लेटिनम, चांदी, सोना, लोहा। तो तांबे की तुलना में अधिक अभिक्रियाशील होती है आपकी लोहा। ऑप्शन 4 आपका सही जवाब हो जाएगा। अभी सारणी बताई थी हमने, उसे देख सकते हैं, अभिक्रियाशील धातुओं की सारणी। तो इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा लोहा। ऑप्शन 4 आपका सही जवाब हो जाएगा। क्रम भी दे रखा है दोस्तों कि सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातुएं इन ऑप्शन में लोहा, तांबा, चांदी, सोना, प्लेटिनम। अगला सवाल है आपका, कौन सी अधातु चमकीली है? आयोडीन, सल्फर, कार्बन, नाइट्रोजन। तो जो अधातु होती है चमकीली अधातु, अधातु होते हुए भी चमकती है, वो होती है आपकी आयोडीन। ऑप्शन ए का आपका सही जवाब हो जाएगा। ये आयोडीन होती है वो एक अधातु होती है, उसके बाद होते हुए भी क्या होती है? चमकती है। ऑप्शन ए का आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, अमोनिया का रासायनिक सूत्र होता है। तो अमोनिया का रासायनिक सूत्र होता है वो आपका NH3 होता है। अमोनिया का रासायनिक सूत्र NH3 होता है। ये गंध वाली रंगहीन गैस होती है, इसमें से बहुत ही भयंकर गंध आती है दोस्तों। यह हवा से हल्की होती है तथा इसका वाष्प घनत्व 8 से अधिक होता है। अमोनिया NH3 एक तीक्ष्ण गंध वाली रंगहीन गैस होती है। यह हवा से हल्की होती है। इसका वाष्प घनत्व होता है 8.5 होता है। यह जल में अति विलेय होती है। अगला सवाल है आपका, निम्न में से कौन सी धातु ऑक्साइड उभयधर्मी प्रकृति की है? कैल्शियम, सोडियम, चांदी, एल्युमिनियम। तो ऑक्साइड उभयधर्मी प्रकृति की धातु होती है वो आपकी एल्युमिनियम होती है। ऑप्शन 4 आपका सही जवाब हो जाएगा। इसकी व्याख्या भी देख सकते हैं दोस्तों। ऐसी धातु ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षारक दोनों से अभिक्रिया करके लवण तथा जल प्रदान करती है उन्हें क्या कहते हैं? उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। एल्युमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, जिससे कुछ धातु ऑक्साइड अम्लीय तथा क्षारीय दोनों प्रकार के व्यवहार करते हैं। ये आपके उदाहरण हो जाएंगे। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें और अपनी तैयारी को जारी रखें। आपका